को देख रहा था। मालिक के आखिरी में चिल्लाने की वजह से वह लड़का उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस उसका पैर टूटा होने की वजह से वह लड़का भाग नहीं पाता। लेकिन उस लड़के को किसी भी तरीके से यहाँ से भागना ही था, जिस वजह से वह लड़का अपने पैरों को घसीटते हुए सड़क पर किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है। वही उस लड़के को जाता हुआ देखकर मालिक तेज तेज हंसने लगते हैं। फिर अपनी हंसी को कंट्रोल कर मालिक भी अपने कदम उस लड़के की तरफ बढ़ाने लगते हैं। वही वह लड़का अपने पैरों को अपने एक हाथ से खींचते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था और मालिक उस लड़के के पीछे चलते हुए आ रहे थे। दो हरिद्वार का भगवान। रात के करीब 1:30 एक 20-21 साल का लड़का बीच सड़क में खून से लथपथ अपने एक पैर को घसीटते हुए भाग रहा था, क्योंकि उसके एक पैर को मारकर तोड़ दिया गया था। वो लड़का आगे भागते हुए बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, क्योंकि उसके पीछे यही कोई 33 साल का एक आदमी चलकर आ रहा था। इस लड़के का भागना और उसके पीछे आ रहे आदमी का चलना जैसे एक ही लग रहा था। तभी वो आदमी जो पीछे से चला आ रहा था, वो अपना हाथ उसके साथ चल रहे एक आदमी की तरफ बढ़ाता है, तो वो आदमी इसके हाथ में एक गन रख देता है, जिसे देखकर वो आदमी उस दूसरे आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है, काली हमें गन नहीं हमारी तलवार दो, हम इसके जैसे डरपोक इंसान पर अपने गन की एक गोली भी बर्बाद नहीं करना चाहते। वो दूसरा आदमी जिसे काली नाम से पुकारा गया था, वो जल्दी से जाकर पीछे से आ रहे जीप से तलवार निकालकर लाकर उस आदमी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मालिक। मालिक ये नाम सिर्फ मालिक कहकर पुकारने के लिए नहीं था, बल्कि पूरे हरिद्वार के लिए भगवान के दर्शन करने जैसा था। बिना ताज के हरिद्वार पर राज करने जैसा था। दिग्विजय रावत, जिसे पूरा हरिद्वार मालिक के नाम से जानता था, जिसकी उम्र महज 33 साल थी, लेकिन उसे पूरे हरिद्वार ने भगवान बना दिया था। जब भी हरिद्वार में कुछ होता तो लोग पुलिस के पास जाने से पहले उनके मालिक के पास जाते, यानी कि दिग्विजय रावत के पास, और उनके मालिक उनके लिए इंसाफ करते। अभी रात के 1:30 बजे भी हरिद्वार के भगवान यानी कि मालिक बीच सड़क पर उस लड़के को भगा भगा कर जो मार रहे थे, वो उनका एक लड़की के लिए किया इंसाफ ही था। मालिक के पीछे से आती जीप की रोशनी में सड़क पर पड़े मोटे से डंडे को उठाकर उस लड़के को फेंक कर मारते हैं, जो सीधे जाकर उस लड़के के पीछे गर्दन पर लगता है, जिससे वो तिलमिलाकर चीखने लगता है, और वो लड़का डंडा लगने से मुंह के बल नीचे गिर जाता है। मालिक उसके पास चलकर आते हैं और उस लड़के के सामने खड़े हो जाते हैं। मालिक के उस लड़के के पास खड़े होने से काली जीप से एक फोल्ड करने वाली कुर्सी लाकर मालिक के सामने रख देता है। मालिक कुर्सी में अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाते हैं और कुछ देर तक उसके लड़के को देखने लगते हैं। फिर अचानक झटके से उस लड़के के मुंह को पकड़कर दबाते हुए कहते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, प्यार या तेरी जिंदगी। लड़का मालिक की कही बात सुन वो लड़का उनसे भीख मांगते हुए कहता है, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मालिक मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस बात की, बोल हम तुझे माफी किस बात की दे। मालिक उस लड़के के मुंह को और जोर से दबाने लगते हैं, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और मालिक के हाथ को गंदा करने लगता है। बोल हम तुझे किस बात की माफी दे, मालिक गरजते हुए पूछते हैं। उनकी खून को सुखा देने वाली गर्जन सुन वो लड़का डर से कांपते हुए तोते की तरह बोलने लगता है, मैंने आज रात के 9 बजे एक लड़की जिसे मैं पिछले कई सालों से पसंद करता था, उसे मैंने कई बार प्रपोज भी किया, लेकिन उस लड़की ने हर बार मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, और आज जब वो अपने काम से वापस अपने घर जा रही थी, तब मैंने उसे बीच रास्ते पर रोककर उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी की, वो मुझे हाँ कह दे, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे हाँ नहीं कहा, जिससे मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने उसके चेहरे पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा बर्बाद कर दिया। ये तेरा प्यार था कि अगर लड़की ने तुझे नहीं अपनाया तो तू उस पर तेजाब फेंककर उसका चेहरा और उसकी जिंदगी दोनों खराब कर दे। गुस्से से चीखते हुए मालिक कहते हैं, और उस लड़के को जोर से लात मारते हैं, जिससे वो लड़का मालिक से कुछ दूर जाकर गिरता है। मालिक उसके पास जाते हैं और उससे एक बार फिर से पूछते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी जिंदगी या तेरा प्यार। वो लड़का अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए कहता है, मुझे मेरी जिंदगी चाहिए। उसके इतना बोलते ही मालिक अपनी तलवार को उसके सीने में घुसाकर आर पार कर देते हैं, और उसी वक्त उस लड़के की चीख सन्नाटे को चीरते हुए अंधेरी काली रात में गूंजने लगती है। अगर तू कहता कि तुझे तेरा प्यार चाहिए तो हम तुझे छोड़ देते, लेकिन तुझे अपनी जिंदगी चाहिए थी। इसी से पता चलता है कि तू उस लड़की से प्यार नहीं करता था। अगर तू उससे प्यार करता तो मरते वक्त भी तू अपने प्यार को चुनता, ना कि अपनी जिंदगी को। जो तूने किया था उसे प्यार नहीं वासना कहते हैं कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। अगर तू उससे प्यार करता तो तू उसकी इच्छा का सम्मान करता, उसका इंतजार करता, लेकिन जो तूने किया उसका फल भी तुझे मिल रहा है। कहते हुए मालिक उसके सीने में घुसाया हुआ तलवार खींचकर बाहर निकाल लेते हैं।
जिससे उस लड़के का खून फव्वारे की तरह उड़कर मालिक के चेहरे और कपड़ों पर आ लगता है एल, और उस लड़के के मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो लड़का सड़क पर तड़प तड़प कर अपने पैर जमीन पर रगड़ते हुए वहीं पर अपना दम तोड़ देता है एल। मालिक उस लड़के को दम तोड़ते देख मुस्कुराते हुए सके पास से हटकर जीप के पास आते हैं तो काली जीप में से पानी का बोतल निकालकर मालिक को देता है, जिसे लेकर मालिक किनारे जाकर अपना चेहरा पानी से धोने लगते हैं। पानी से मुंह धोने के बाद काली मालिक के पास आकर उनको एक तौलिया देता है एल। मालिक उससे तौलिया लेकर अपना मुंह पोंछकर अपने खून से सने कुर्ते को उतारकर काली को देते हैं एल, और उसके हाथ में पकड़े दूसरे कुर्ते को लेकर पहनने लगते हैं। मालिक कुर्ता पहनते हुए वहां खड़े उन पंचों के पास आते हैं। अब जाकर कहीं मालिक का चेहरा साफ तरह से देखा जा सकता था एल, जो उनके सामने खड़े साक्षात भगवान का अवतार लग रहे थे। पंचों के सामने अभी दिग्विजय रावत खड़ा था, जो एक पहलवान शरीर का मालिक था, जिसकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव थी कि उसे देखने वाली लड़कियां आहें भरते हुए उस पर से अपनी नजरें हटा नहीं पाती थी। दूध से गोरा रंग, बाल इतने सिल्की कि कोई पकड़ ना पाए एल, भावहीन चेहरा, खड़ी नाक, मोटे मोटे भवे पतले होंठ जो लड़कियों की तरह गुलाबी रंगगत ली हुई थी एल। उनकी आंखें इतनी काली और गहरी जैसे उसमें समंदर से गहरे राज दफन हो। अगर कोई उनकी आंखों को पढ़ना भी चाहे तब भी उनकी आंखों को पढ़ नहीं पाता था। मालिक जैसे पंचों के सामने खड़े होते हैं वैसे ही एक आदमी उनके आगे अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, धन्यवाद मालिक, आपने हमारी बेटी को इंसाफ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल। आप हमारे भगवान हैं एल, और आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके लिए इंसाफ करते हैं एल। आप बिल्कुल अपने पिता जैसे हैं। नहीं, हम अपने पिता जैसे नहीं हैं, हम दिग्विजय रावत हैं और आप लोगों के लिए आपके मालिक हैं एल। हम हमारे पिता जैसे इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे, इसलिए उनकी जान उनके दुश्मनों ने ले ली थी, लेकिन हम अपने दुश्मन को हमारे आगे खड़े होने के काबिल ही नहीं रहने देते एल। तो हम कैसे हुए अपने पिता की तरह एल। वो पांचों लोग जो मालिक के सामने खड़े थे वो उनका चेहरा ही देखते रहते हैं। खैर वो सब छोड़िए, हम चलते हैं अभी के लिए, कहते हुए मालिक काली के सामने अपना हाथ करते हैं तो काली उनके हाथ में 2 नोटों की गड्डी रख देता है एल। मालिक अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े आदमी का हाथ पकड़कर नीचे करते हैं, फिर उसके हाथ में पैसे रखते हुए कहते हैं, अभी इतना रखिए और आगे जिस चीज की जरूरत हो आप हमें बता सकते हैं एल। फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका भाई उसके साथ है एल। दिग्विजय की कही बात सुनकर वो आदमी दिग्विजय के होंठ को पकड़कर रोने लगता है एल। तो दिग्विजय उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, अब हमें चलना चाहिए, अगर भाभी माँ को पता चल गया ना कि हम अभी रावत मेंशन में नहीं है एल, तो वो हमें वैसे ही रावत मेंशन में घुसने नहीं देंगी। कहते हुए मालिक जाकर जीप के पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं एल। उनको जाते देख सभी लोग अपना हाथ जोड़ लेते हैं। मालिक यानी दिग्विजय रावत मेंशन के गेट के बाहर ही जीप से उतर जाते हैं और पैदल चलकर ही मैसन के अंदर आते हैं एल। उनके पीछे काली और बाकी लोग जीप को धकेलते हुए गराज तक लेकर जाते हैं एल, ताकि जीप की आवाज से भाभी माँ जग ना जाए। सुबह के 5 बजे एक 5 साल की बच्ची अपनी डॉल को अपने बगल में दबाए हुए एक कमरे में घुसती है और बेड पर सो रहे दिग्विजय के ऊपर चढ़कर लेट जाती है। फिर उसके भावों, नाक, आंखों के पालकों को छूते हुए कहती है, चाचू चाचू मम्मी ने पूजा कर लिया है एल, और आप अभी तक सो रहे हैं। आज दादू दादी और पापा का जन्मदिन है ना एल, आज के दिन तो मंदिर में आप पूजा करते हो ना, तो आप अभी तक सो कैसे सकते हो, चलो उठो। तो हमारी मीठी हमें उठाने आई है ताकि उसकी मम्मा उसके चाचू को डांट ना पाए हैं नायल। दिग्विजय उसके ऊपर लेटी बच्ची जिसका नाम मीठी था उससे पूछते हुए उसे लेकर पलट जाते हैं एल, और उसे गुदगुदी करने लगता है, जिससे मीठी खिलखिलाकर हंसने लगती है। तभी एक औरत पूरे मेंशन में धूप अगरबत्ती दिखाते हुए दिग्विजय के कमरे में घुसते हुए कहती है, एल जय आप उठ गए तो अब जल्दी से तैयार हो जाए, आपको पता है ना आज माँ पापा और इनकी बरसी की पूजा आपको ही करनी है। जय यानी कि दिग्विजय रावत अपने कमरे में धूप दिखाती उस औरत को देखने लगते हैं जो सफेद साड़ी पहने अब तक उसके पास आ गई थी। ये है नीलम यानी कि दिग्विजय रावत की भाभी माँ और मिट्टी की माँ दिग्विजय के माता पिता की जब गाड़ी में बम धमाके की वजह से मौत हुई थी तब उसी गाड़ी में इनके पति नरेंद्र रावत भी मौजूद थे, जिससे इनके पति की भी मौत हो गई थी। उस टाइम मिट्टी इनके पेट में ही पल रही थी। भाभी माँ दिग्विजय के कपड़े उसके वार्डरोब से निकलते हुए उससे पूछती है, जय क्या कल रात को आप और काली कहीं बाहर गए थे क्या? भाभी माँ की बात सुन दिग्विजय मीठी की डॉल की चोटी करते हुए पिछले रात उसने क्या किया था सोचते हुए मुस्कुरा देते हैं एल, और बेड से उठते हुए भाभी माँ के पैर छूते हुए कहता है, भाभी माँ बस इतना समझ लीजिए कि कल रात हम अपनी बहन को उसके साथ हुई नाइंसाफी का इंसाफ करने गए थे। कौन है वो, जाने कहाँ है? भाभी माँ की बात सुन दिग्विजय मीठी की डॉल की चोटी करते हुए पिछले रात उसने क्या किया था सोचते हुए मुस्कुरा देते हैं एल, और बेड से उठते हुए भाभी माँ के पैर छूते हुए कहता है, भाभी माँ बस इतना समझ लीजिए कि कल रात हम अपनी बहन को उसके साथ हुई नाइंसाफी का इंसाफ करने गए थे।
दिग्विजय की बातों पर भाभी माँ दिग्विजय के सर पर अपना हाथ रखकर मुस्कुरा देती हैं एल और दिग्विजय से कहती हैं कि आप इसी तरह हर बहन को उसका हक दिलाते रहिए। तभी दिग्विजय भी उठता है और मुस्कुराकर भाभी माँ को देखता है एल। भाभी माँ दिग्विजय को उसके हाथों में उसके कपड़े दे देती है। उस कपड़े को दिग्विजय लेकर बाथरूम में चला जाता है। वही दिग्विजय के बाथरूम में चले जाने के बाद भाभी माँ दिग्विजय के बाथरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए एक लंबी सांस लेकर खुद से ही कहती है, भाभी माँ अंडस्को भगवान करे कि आपको भी आपकी जीवन संगिनी जल्दी मिले ताकि आपके जीवन में जो अधूरापन और बेरंगी छाई हुई है एल उसे आपकी जीवन संगिनी पूरी कर दे एल। हम इतना तो जानते हैं जय कि आपने इशिका के साथ रिश्ता जोड़ा नहीं है, बस समझौता किया है एल। आपके दिल में चाहत है धरा के लिए, लेकिन वो आपको मिल नहीं सकती। ये जानते हुए भी आप धरा को अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। हम बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो आपको समझे और आपको वो प्यार दे जो आपके सुनी जिंदगी को खुशियों से भर दे। इतना कहकर भाभी माँ अपने सर को उठाकर भगवान की तरफ देखती है एल और अपने हाथों को जोड़ लेती है। फिर भाभी माँ मीठी को देखती है और उसके पास जाकर मीठी को अपनी गोद में उठाकर रूम से चली जाती है। तो आइए मिलते हैं खनक त्रिपाठी से। सुबह के 6 बजे तेज बारिश हो रही थी और हमारी खनक अपने बदन पर चादर लपेटे अंगड़ाई लेते हुए बेड से उठकर अपने कमरे के बालकनी के पास आती है और चादर को खोलकर दोनों हाथों से इधर उधर खींचते हुए बारिश में भीगते हुए गाना गाना शुरू करती है। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए। खनक चादर को इधर उधर करते हुए डांस करते हुए चादर को पूरा खोलकर फिर से ढकते हुए एल अपनी एक आंख दबा देती है। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। खनक डांस करते हुए अपने बेड के पास जाती है और बेड पर बैठकर अपने पैर 2-3 बार पटकती है। फिर खड़े होकर चादर को इधर उधर खींचते हुए उसे पूरा खोलकर फिर से अपने बदन से लपेटकर अपना चेहरा छुपा लेती है। कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। ओ कैसा है, कौन है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। खनक फिर आधा चेहरा दिखाते हुए फिर अपनी आंखों को मिचकाते हुए चादर को अपने सीने के पास पकड़कर अपनी एक उंगली से अपने पास आने का इशारा करते हुए बेड पर धम से गिर जाती है और अपने पैर ऊपर नीचे करते हुए हिलाने लगती है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो, देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उसे कहो मेरी नींद न चुराए। खनक विंडो के पास बैठी हुई सोचने हुए गती है एल। खनक वापस से दौड़कर अपने बेड के पास आती है और उसके बेड पर जो उसके साइज का टेडी रखा हुआ था उसे उठाकर उसे कमर से पकड़कर अपने साथ डांस कराने लगती है। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। खनक अब कपड़े बदलकर छत पर आ जाती है और बारिश की बूंदों को अपने दोनों होंठ फैलाते हुए अपने चेहरे को ऊपर कर आंखें बंद कर खुद में गिरते हुए महसूस करती है। जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है। जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, मैं क्या करूं दिल मचलने लगा है। खनक छत के मुंडेर पर लेट जाती है, फिर झटके से उठकर बैठकर अपने बालों को सेक्सी वे में ऊपर की तरफ उठाती है एल। फिर अपने घुटने में अपने चेहरे को छुपाकर मुस्कुरा देती है। तेरा दीवाना हूं कहता है वो, छुप छुप के फिर क्यों रहता है वो, कर बैठा भूल वो, ले आया फूल वो, उसे कहो जाए चांद लेके आए। खनक मुंडेर से कूदकर उतर कर अपने होंठ ऊपर नीचे कर अपने चेहरे के पास लाकर माथे से नीचे सीने तक सेक्सी लुक देने के टाइप ऊपर से नीचे लेकर आती है एल और डांस करने लगती है। अभी खनक ने सेम टू सेम काजल की व्हाइट ड्रेस पहन रखा था जो काजल ने बारिश में भीगते हुए पहनकर डांस किया था। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। ला 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 आ। खनक बारिश में भीगती हुई छत पर डांस कर रही थी, तभी उसकी नजर छत पर दौड़कर आते हुए एक नन्हे से खरगोश पर जाती है जिसे देख खनक खुश होते हुए किट्टू कहते हुए उसके पास चली जाती है और उसे उठाकर डांस करने लगती है। खनक बेटा कहाँ हो आप, खनक को आवाज देते हुए उसके दादू बारिश की पानी से बचने के लिए छाता लेकर खनक के पास आते हैं एल। खनक अपने किट्टू को अपने गोद में उठाते हुए अपने दादू के पास जाती है और उनसे कहती है, खनक अंडस्को हाँ दादू कहिए, हमें ढूंढ रहे थे आप। तो ऐसी है हमारी खनक। खनक त्रिपाठी, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, सुर्ख गुलाबी होंठ, सुराही सी पतली गर्दन, रंग बर्फ से सफेद, लंबे घने बाल जो कुछ बाल बारिश में भीगने के कारण खनक के चेहरे पर चिपककर उसके चेहरे को चूम रही थी। तो ऐसी है हमारी खनक।
खनक के दादू महेंद्र त्रिपाठी _ खनक बेटा हमने नाश्ता बना दिया है, आप नाश्ता कर लेना ठीक है और आप अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं एल कहकर खनक के दादू छत से नीचे जाने लगाते हैं तो खनक उनका हौंठ पकड़कर रोकते हुए कहती है पर दादू आपकी तबीयत खराब है, आज मत जाए ना। हम ठीक है खनक बेटा और आज तो हम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कर सकते हैं, पता है क्यों एल खनक अपने दादू के कहकर रुकने पर उनसे पूछती है क्यों दादू आप ही बता दीजिए कि आपकी इतनी तबीयत खराब होने पर भी क्यों छुट्टी नहीं कर सकते आप। दादू प्यार से खनक के चेहरे को थामकर उसके माथे को चूमते हुए कहते हैं _ वो इसलिए बच्चे की आज बड़े मालिक मालकिन की बरसी है और मैंने परसों ही तो छुट्टी ली थी एल अगर ज्यादा छुट्टी लेने लगा तो मलिक गुस्सा करेंगे, तो अब हम चलते हैं, आप ध्यान रखना अपना बोलकर खनक के दादू चले जाते हैं। खनक दादू को जाते हुए देखते हुए अपने किट्टू से बात करने लगाती है एल खनक अपने किट्टू से बातें करते हुए तुम्हें पता है किट्टू हमें लगता है कि दादू के जो मालिक हैं ना वो बहुत खड़ूस होंगे, इसलिए दादू छुट्टी करने से डरते हैं एल कहते हुए खनक अपने कमरे में आकर किट्टू को नीचे छोड़कर कबर्ड से अपने कपड़े निकाल कर लेकर बाथरूम में चली जाती है। इधर रावत मैंशन में महेंद्र जी जब अंदर आते हैं तो मीठी भागती हुई आकर उनके पैरों से लिपट जाती है एल तो महेंद्र जी मीठी को अपने गोद में उठा लेते हैं। महेंद्र जी मीठी से _ क्या हुआ बीटवा आप भाग क्यों रही है? मीठी अपनी मीठी सी जुबान में कहती है। मीठी _ बड़े दादूजी मम्मी मुझे दूध पिलाने के मेरे पीछे भागा रही है लेकिन हमें नहीं पीना, छी गंदा दूध है। तभी वहां नीलम आती हुई कहती है _ अच्छा हुआ काका आपने इस शैतान को पकड़ लिया, कब से हमें अपने पीछे भागा रही थी दूध ना पीने के लिए। अपनी मम्मी की उसकी शिकायत महेंद्र जी से करने पर कहती है मीठी _ हमें दूध नहीं पीना, दूध गंदा होता है, दूध से शक्ति मिलती है एल नीलम के कहने पर मीठी नीलम को जीभ निकालकर चिढ़ाने लगती है। लाइए हम पिला देते हैं, तब तक आप जाकर तैयार हो जाए, हमें मंदिर भी जाना है एल कहते हुए दिग्विजय आकर मीठी को महेंद्र जी के गोद से ले लेता है एल तो नीलम दिग्विजय को दूध का ग्लास देते हुए कहती है नीलम _ हाँ आप ही पिलाओ, ये किसी और की बात सुनती कहाँ है एल कहकर नीलम तैयार होने अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दिग्विजय मीठी को लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और मीठी को दूध पिलाने लगाता है एल कुछ देर में मुंह बनाते हुए मीठी दूध का ग्लास पूरा खत्म करती है एल तो दिग्विजय रूमाल से मीठी का मुंह पोंछते हुए महेंद्र की तरफ देखते हुए पूछता है दिग्विजय _ क्या हुआ काका कुछ कहना चाहते हैं क्या? महेंद्र जी अपने मन में _ क्या करे मालिक को बता दे कि आज हमारी तबीयत खराब है जिसके कारण हम छुट्टी लेने की सोच रहे थे एल नहीं हम मलिक से नहीं बोल पाएंगे, सोचते हुए महेंद्र जी के चेहरे के भाव बनने बिगड़ने लगती है। दिग्विजय _ महेंद्र जी के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देखकर फिर से उनसे पूछता है एल क्या हुआ काका कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? महेंद्र जी _ वो मालिक हम कह रहे थे कि इतना कहते हुए महेंद्र जी बुरी तरह से खांसने लगते हैं, जिसे देख दिग्विजय जल्दी से मीठी को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर पानी का ग्लास लेकर महेंद्र जी के पास जाकर उन्हें पानी का ग्लास देता है। महेंद्र जी पानी पीने लगते हैं तो दिग्विजय महेंद्र जी के पीठ सहलाने लगता है एल आप ठीक है काका एल दिग्विजय महेंद्र जी को पानी पिलाने के बाद उसने पूछता है तो महेंद्र जी हाँ में सर हिला देते हैं। तभी नीलम भाभी माँ वहां आते हुए कहती है जय चले बेटा एल दिग्विजय भाभी माँ को देख हाँ में सर हिलाता है और मिठी को गोद में उठाकर मेंशन के बाहर निकाल जाता है एल दिग्विजय को भाभी माँ को सफेद साड़ी में देखना अच्छा नहीं लगाता है। दिग्विजय चाहता था कि जैसे उसके भाई के जिंदा होने पर नीलम भाभी माँ रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, सास सिंगा करती थी, वैसे ही अब भी रहे और वैसे ही सच संवर कर रहे लेकिन नीलम भाभी माँ एक विधवा थी और वो अपने पाती के यादों के साथ ही जीना चाहती थी, इसलिए दिग्विजय कुछ कर नहीं सकता था, नहीं तो उसने तो भाभी माँ की शादी भी करनी चाहिए थी। सब सोचते हुए दिग्विजय मीठी को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। उसके बगल में बैक सीट पर भाभी माँ बैठी थी तो आगे के पैसेंजर सीट पर महेंद्र जी साथ काली बैठा हुआ था। कार रावत मैंशन के बाहर चली जाती है। दिग्विजय के कार के आगे पीछे दो BMW उसके बॉडीगार्ड से भरी हुई चल रही थी। दिग्विजय और भाभी माँ पूजा करने मंदिर तो जा रहे हैं, लेकिन क्या पूजा शांतिपूर्वक पूरी होगी या फिर आएगी कोई अड़चन? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। उन्हें सच में महेंद्र जी का शरीर बहुत गर्म महसूस होता है तो भाभी माँ दिग्विजय की तरफ देखती है। भाभी माँ के कहने पर महेंद्र जी को गौर से देखते हुए कहता है दिग्विजय _ काका आप गाड़ी साइड में लगाए और आप अभी यहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे? महेंद्र जी गाड़ी साइड में लगा देते हैं। दिग्विजय महेंद्र जी से _ आप उतारिए काली गाड़ी चलाएंगे। अब अभी दिग्विजय ने इतना कहा ही था उनकी गाड़ी साइड में लगने पर उनके पीछे आ रही उनकी बॉडीगार्ड की एक कार को एक ट्रक तेज टक्कर मारती है, जिससे उस कार की चिथड़े उड़ जाते हैं और एक तेज धमाका होता है। दिग्विजय इन डेंजर। दिग्विजय _ काका आप गाड़ी साइड में लगाए और आप अभी यहाँ से सीधे अपने घर जाएंगे? महेंद्र जी गाड़ी साइड में लगा देते हैं।
दिग्विजय महेंद्र जी से अंडरस्को आप उतारिए, काली गाड़ी चलाएंगे। अब अभी दिग्विजय ने इतना कहा ही था, उनकी गाड़ी साइड में लगने पर उनके पीछे आ रही उनकी बॉडीगार्ड की एक कार को एक ट्रक तेज टक्कर मारती है, जिससे उस कार की चिथड़े उड़ जाते हैं और एक तेज धमाका होता है। धमाका इतना तेज हुआ था कि सबके कान के पर्दे ही फट जाए। इधर दिग्विजय की गाड़ी में भाभी माँ मीठी को अपने सीने से लगा लेती है और दिग्विजय अपने कान बंद कर सर को नीचे झुका लेता है। काली और महेंद्र जी का भी यही हाल था। भाभी माँ डरी सहमी नजरों से दिग्विजय को देखती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके पीठ पर रख देती है, तो दिग्विजय भाभी माँ का वह हाथ पकड़कर बस अपने चेहरे की पास में आता है। भाभी माँ के लिए दिग्विजय और मीठी दोनों एक समान थे, यहाँ तक कि रावत मेंशन में काम कर रहे हैं सभी नौकर भी भाभी माँ को अपने परिवार जैसे ही लगते थे। वह उनमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। भाभी माँ की डरी सहमी नजरों को देखकर दिग्विजय आगे बढ़कर उनको और मीठी को अपने गले लगाकर उनके सर को सहलाते हुए कहता है, दिग्विजय अंडरस्को कुछ नहीं हुआ है भाभी माँ, कुछ नहीं, बस ये छोटा सा धमाका था, हम अभी देखते हैं। कहते हुए दिग्विजय मीठी के माथे को चूमकर कहता है, मीठी मम्मी के पास रहना, मम्मी डर गई है, हमारी मीठी बहादुर है ना, वो अपनी मम्मी को संभाल लेगी है ना मीठी। दिग्विजय के कहने पर मीठी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, एल मीठी बहादुर है, मम्मी का ख्याल रखेगी। एल मीठी की मीठी सी बातें सुनकर दिग्विजय कार से बाहर निकल जाता है। एल उसके साथ ही काली भी कार से बाहर आता है। तभी वह देखते हैं कि उनके पीछे जो बॉडीगार्ड की करा रही थी एल उस कार के परखच्चे उड़ गए हैं एल, और तेज धमाका जो हुआ था वह कार के ब्लास्ट करने से ही हुआ था एल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस कार में बैठे बॉडीगार्ड की स्पॉट पर ही डेथ हो गई होगी। अभी दिग्विजय और काली उस ब्लास्ट हुए कार की तरफ देख ही रहे थे कि उन्हें अपने पीछे से तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है एल। जब दोनों ही उस ओर मुड़कर देखते हैं तो एक तेज रफ्तार से आती हुई कार भाभी माँ के कार की तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर दिग्विजय भाभी माँ जोर से महेंद्र काका कार हटाए चिल्लाता है। महेंद्र जी जो कार में ही बैठे हुए पीछे की ओर देख रहे थे, जैसे ही वह दिग्विजय की आवाज सुनते हैं और तेज हॉर्न की सुनाई देती है तो वह आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर देखकर उनकी जान हलक में आ जाती है और उनके आंखों के आगे खनक का मासूम चेहरा घूमने लगाता है। एल महेंद्र काका कार आगे कीजिए, फिर से उन्हें दिग्विजय की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो जल्दी से वह कार में गियर लगाकर कार को वहां से हटा देते हैं। एल कार के हटते ही दिग्विजय और काली भी वहां से हटते हैं और इतने में वह तेज ट्रक आकर सामने की और एक चट्टान से तेजी से टकरा जाता है। महेंद्र जी ने जो कार हटाई थी वह जाकर एक पोल से टकरा जाती है, जिससे महेंद्र जी का सर स्टीयरिंग से जाकर टकरा जाता है एल, और महेंद्र जी के सर पर हल्की सी चोट लगती है जिससे खून निकलने लग जाता है एल, और महेंद्र जी हल्की बेहोशी में जाने लगते हैं। दिग्विजय और काली भागते हुए कार के पास आते हैं और बैक शीट का डोर ओपन कर देखते हैं तो भाभी माँ मीठी को अपनी गोद में दुबकाए हुए अपना सर नीचे कर बैठी हुई थी एल। उन्हें झटका लगा था, लेकिन उन्होंने वक्त रहते अपने हाथ से आगे की सीट को कसके पकड़ लिया था, जिससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। दिग्विजय जल्दी से भाभी माँ को अपने गले से लगाते हुए कहता, भगवान का शुक्र है भाभी माँ आप ठीक है एल। दिग्विजय मीठी को देखता है तो मीठी भी ठीक थी एल। तभी उसकी नजर आगे बैठे महेंद्र जी पर जाती है एल, जो हल्की बेहोशी में जा चुके थे। दिग्विजय जल्दी से भाभी को छोड़कर महेंद्र जी को देखता है तो महेंद्र जी के सर से खून निकल रहा था एल। दिग्विजय महेंद्र जी के गाल को थपथपाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करता है, तभी काली दिग्विजय को पानी का बोतल देता है, जिससे दिग्विजय महेंद्र जी के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए उन्हें होश में लाता है। एल काका उठिए काका, अबे आप इस तरह से हमारा साथ नहीं छोड़ सकते, उठिए काका एल। दिग्विजय महेंद्र जी के गाल थपथपाते हुए कह रहा था। तभी महेंद्र जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं तो दिग्विजय उनसे कहता है, काका मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप अभी इसी वक्त कार लेकर घर की ओर जाइए और कुछ भी हो जाए बीच में आप कहीं भी किसी भी तरह से कार को मत रोकिएगा, सीधे मेंशन जाने के बाद ही रोकेगा, हम सब इनसे निपट कर आ रहे हैं। कहते हुए दिग्विजय कर से हैं दूर हटा है और जल्दी से महेंद्र जी को जाने के लिए कहता है एल। महेंद्र जी कार स्टार्ट करते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं होता है, तो दिग्विजय और काली दोनों मिलकर कार को धक्का देते हैं जिससे कार स्टार्ट हो जाता है। दिग्विजय की पूरी बात सुनकर भाभी माँ उसे देखते हुए कहती है, पर जय आप, तो दिग्विजय भाभी माँ को देखते हुए कहता है, एल भाभी माँ आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं और वादा करते हैं आपके पास ऐसी ही सही सलामत आएंगे, लेकिन अभी आपका मीठी को लेकर यहाँ से जाना जरूरी है। कहते हुए दिग्विजय कार का दरवाजा जोर से बंद करता है और महेंद्र जी वहां से कर लेकर निकल जाते हैं। दिग्विजय घूमकर उस ट्रक को गौर से देखा है, जिसे देखने के बाद उसके चेहरे पर किसी का खून करने जैसा गुस्सा छाने लगता है। दिग्विजय दौड़ते हुए उस ट्रक के पास चले जाता है, काली भी उसके पीछे जाता है। अब तक जो दिग्विजय के करके आगे जो बॉडीगार्ड्स की कार चल रहे थे उसके सारे बॉडीगार्ड अभी उस ट्रक में मौजूद ड्राइवर को पकड़ चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने उसे मार नहीं था।
दिग्विजय के उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचने पर सभी बॉडीगार्ड साइड हट जाते हैं। एल दिग्विजय नीचे पड़े उस ड्राइवर के ऊपर अपने पैरों से उसके पेट में मारते हुए दूसरे ट्रक जो वहां से भागने की फिराक में था उसे अपने हाथ दिखाकर दांत पीसते हुए कहता, वह ट्रक जाने ना पाए, पकड़कर लाओ उसे। दिग्विजय के कहने पर काली और कुछ बॉडीगार्ड्स वहां से उस ट्रक की ओर भागते हैं, लेकिन तब तक वह ट्रक उनसे कुछ आगे निकल गया था। एल तो काली जल्दी से जाकर दूसरी कार में बैठता है और कार स्टार्ट कर उस ट्रक के पीछे लगा देता है। इधर दिग्विजय उस ड्राइवर को लात मारे जा रहा था और उससे पूछ रहा था कि उसे उन पर हमला करने के लिए किसने कहा है, लेकिन वह ड्राइवर बस हंसते ही जा रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। जिससे दिग्विजय का गुस्सा और बढ़ जाता है तो दिग्विजय उसे लात मार मारकर अधमरा कर चुका था, उसके मुंह से भी खून आने लगा था। इतना मार खाने के बाद भी जब वह ड्राइवर कुछ नहीं बोलता है और दिग्विजय को देखकर बस हंसते रहता है, तो दिग्विजय का खून जैसे उसके सर पर चढ़ जाता है। दिग्विजय गुस्से से अपने पास खड़े बॉडीगार्ड के हाथ से गन छीनकर उस ड्राइवर के पैर पर शूट कर देता है, जिससे उस ड्राइवर की चीख उस हवा में गूंज उठती है। दिग्विजय नीचे बैठकर उस ड्राइवर के बाल पकड़कर गुस्से से उसके माथे पर गन सटाते हुए कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर अब नहीं बोला तूने तो ये गोली जो अभी तेरे पैरों पर मारी थी अब सीधे तेरे सर पर मारूंगा और तू यहीं पर कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इसलिए सीधे सीधे बोल, तुझे किसने मुझ पर हमला करने के लिए भेजा है। दिग्विजय की जलती हुई निगाह और अपने सर पर लगी बंदूक को देख ड्राइवर थर थर कांपते हुए उससे अपनी अटकती हुई आवाज में कहता है, ठाकुर रघुवीर सिंह ने भेजा था। ड्राइवर के मुंह से ठाकुर रघुवीर सिंह का नाम लेने पर दिग्विजय जलती हुई निगाह से उसे देखकर कहता है, मैं कोई संत स्वामी नहीं हूं जो मुझ पर हमला करने वाले को मैं यूं ही जाने दूं। कहते हुए दिग्विजय उसके सर पर गन सटाए हुए शूट कर देता है, जिससे ऑन द स्पॉट ही वह ड्राइवर मर जाता है, लेकिन उसका खून दिग्विजय के मुंह पर आकर लग जाता है। तो दिग्विजय अपने हाथ से अपने मुंह से उसके खून को पहुंचते हुए कहता है, ठाकुर रघुवीर सिंह बस बहुत हुआ, अब तुझे दिग्विजय रावत की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कहते हुए दिग्विजय अपने बॉडीगार्ड से दांत पीसते हुए कहता है, काली को फोन करो, कहाँ है वह। चिल्लाते हुए दिग्विजय की आवाज सुनकर वहां खड़े बॉडीगार्ड की रूह तक कांप जाती है। फिर भी वह लोग खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए एक बॉडीगार्ड जल्दी से अपना फोन निकालकर काली को फोन करता है। तभी दूसरी तरफ से काली फोन उठाकर कहता है, हम बसा ही रहे हैं, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। काली की बात सुनकर वह बॉडीगार्ड दिग्विजय से कहता है, मालिक काली भाई बस आ रहे हैं, वह ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया है। बॉडीगार्ड की बात सुनकर दिग्विजय वहां से इधर से उधर चक्कर काटने लगता है। उसका खून अभी भी गर्म पानी की तरह उबल रहा था। जो उसके सर पर चढ़ रहा था उससे कुछ साल पहले का सीन नजर आता है, जहां पर उसके माँ बाप और भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। और खून से लथपथ तीनों के शरीर बेजान हुए पड़े थे। वह सीन याद आते ही दिग्विजय अपनी दांत पीसते हुए कहता है, बॉडीगार्ड से उन गार्ड्स को देखते हुए कहता है, जो मर चुके थे इन्हें इनके घर पहुंचने का प्रबंध करो। दिग्विजय इधर उधर चक्कर काट रहा था, तभी वहां काली कार लेकर आता है। तो दिग्विजय जल्दी से जाकर बैक सीट का डोर खोलकर उस दूसरे ड्राइवर को पकड़कर खींचकर बाहर निकालते हुए बॉडीगार्ड से कहता है, इसकी अच्छी खातिरदारी करो। उसके बाद दिग्विजय काली के साइड का डोर खोलता है और उससे बाहर आने के लिए कहता। काली के बाहर आते ही दिग्विजय ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तो काली जल्दी से जाकर दूसरे साइड से पैसेंजर सीट का डोर खोलकर उसमें बैठ जाता है। दिग्विजय अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए जोर से कहता है, तुम सब घर से गाड़ी मंगवाओ और सीधा घर जाओ, देखो भाभी माँ और महेंद्र काका कैसे हैं। कहकर सेल्फ मारकर दिग्विजय फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगता है। थोड़ी देर में दिग्विजय एक महल के आगे खड़ा था, जिसके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था ठाकुर महल। दिग्विजय उस बड़ी सी गेट पर अपनी कर ले जाकर भिड़ा देता है, जिससे वह लोहा का गेट टूट जाता है और दिग्विजय अपनी कर वैसे ही आगे बढ़ते हुए अंदर ले जाता है। फिर कार से उतरकर गुस्से से उबलते हुए उस महल के अंदर चला जाता है और सामने हॉल में बैठे एक आदमी को उठाकर उसके मुंह पर घुसा मारते हुए कहता है, ठाकुर रघुवीर सिंह मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं खामोश था, इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमजोर हूं। तूने मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी कभी यह खामोशी तूफान के बवंडर साथ लाती है। आज मैं कहीं बवंडर बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। देखो मुझे ठीक से रघुवीर सिंह। कहते हुए दिग्विजय ने रघुवीर सिंह के मुंह पर एक घूसा और मारा। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप बैठकर यह सब तमाशा देखूंगा? 6 साल पहले वाले दिग्विजय रावत ने देखा था। ये दिग्विजय रावत अपने आप में ही एक ऐसा तूफान है जो तुम्हारे इस साम्राज्य को पल भर में उखाड़ कर फेंक सकता है। कहते हुए दिग्विजय उस 50 से 55 साल के उम्र के इंसान रघुवीर सिंह को उसके चेहरे पर घुसा मार रहा था। कौन है ये ठाकुर रघुवीर सिंह और उसका दिग्विजय के माता पिता के मौत से क्या लेना देना है? सब पता चलेगा, सारे राज खुलेंगे। उसके लिए आप सबको आगे के चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो चैप्टर पढ़िए और बताइए कि आप लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा।